Hi guys, HPU MSc Chemistry Entrance 2025 डिस्कशन इसमें हो रहा है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से आगे पार्ट 2 में करेंगे। 22 to 51 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? द इंटेंस ब्लू कलर ऑफ आयरन 3 hexacyanoferrate 2 complex is associated with। जो F3 और F2 है ना, ये दोनों सेम कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जंप करता है। इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में जंप करता है। इसको इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। इसी वजह से इंटेंस ब्लू कलर आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरवेलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज trivalent ion of cerium and terbium are colorless. However, they exhibit exceptionally strong absorption in UV region because of। जो लैंथेनाइड्स है, लैंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल टू 5d ऑर्बिटल में जंप करते हैं। ये ट्रांजिशन यूवी रीजन में स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देता है। तो इसका आंसर है F2D ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज silicons are called inorganic polymer। Silicons are called inorganic polymer due to absence of which one of the following atom in main backbone। अब सिलिकॉन का बैकबोन जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है SiO2S। ये सिलिकॉन्स का बैकबोन होता है। कार्बन बैकबोन में नहीं होता, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बन तो एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रॉड एंड asymmetric absorption band is shown by TiH2O6 3 positive complex in the visible region which may be attributes to। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल एटम है ये 6 लिगेंड्स, इसके आसपास 6 लिगेंड्स है, यानी कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और टीआई के पास 3 पॉजिटिव है और ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब लैप्रोट सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या बोलता है? ये बोलता है कि डीडी ट्रांजिशन लैप्रोट फॉरबिडन होता है। जो डीडी ट्रांजिशन होता है वो लैप्रोट टीई फॉरबिडन होता है, फॉरबिडन होता है। इसीलिए इसमें वीक और ब्रॉड बैंड मिलते हैं। अब G2G ट्रांजिशन यहाँ पे एलोन नहीं होता है। जो G2G ट्रांजिशन है वो यहाँ पे एलोन नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल में d ऑर्बिटल का सिमेट्री G होता है, यानी कि जो d ऑर्बिटल है उसका सिमेट्री G होता है, G फॉर G रेट। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा लैप्रोट फॉरबिडन डी ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिका जेल impregnated with cobalt chloride is a self-indicating desiccant which turned pink on
absorbing moisture and can be regenerated by heating, therefore change in color black to blue. Pink and blue color are respectively because of, अब जो सिलिका जेल कोबाल्ट क्लोराइड है इसका कलर चेंज होता है और ये हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर पिंक है, देखो पिंक से ही लिखते हैं, पिंक कलर से, अगर पिंक बन रहा है ना, पिंक बन रहा है, ये जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है तो ऑक्टाहेड्रल पिंक बनता है। ऑक्टाहेड्रल पिंक बनता है जब मॉइस्चर H2O एब्जॉर्ब होता है। और ब्लू तब बनता है जब इसमें हीट देते हैं और जब इसमें हीट देते हैं और मॉइस्चर लूज हो जाता है, यानी कि वाटर निकल जाता है, और इसका कलर तब बनता है टेट्राहेड्रल ब्लू। टेट्राहेड्रल ब्लू। अब देखो जब पिंक देते हैं तो ऑक्टाहेड्रल बनता है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल COH2O है, यानी कि जब हमने पिंक दिया है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, इन तीनों में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें नहीं है। और जब ब्लू कलर आ रहा है तब हम हीट दे रहे हैं और वाटर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर है, ये तो नहीं होगा, तो ये भी कट। वाटर लॉस हो रहा है तो टेट्राहेड्रल आता है, CO यहाँ पे 4 है तो टेट्राहेड्रल ब्लू। इसका आंसर है C, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following expression correctly represent the relationship between relative magnetic permeability of the substance and its magnetic susceptibility? इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेबिलिटी। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ZnC बॉन्ड पोलैरिटी इन द फॉलोइंग ग्रुप? अब यहाँ पे ऑर्डर बताना है हमें। देखो हमारे पास क्या दिए हैं, Zn ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। देखो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो S करेक्टर लगता है, हमें बॉन्ड पोलैरिटी बतानी है। हमें बतानी क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी बतानी है यहाँ पे। तो S करेक्टर कल भी बताया था, जितना ज़्यादा हमारे पास S करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और पोलैरिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो Sp है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे Sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे Sp3 है। तो S करेक्टर ज़्यादा कहाँ है, S करेक्टर यहाँ ज़्यादा है। S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। 1 2 3, तो ये इसका ऑर्डर है 1 2 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ए कायरल? अब यहाँ पे क्या बोला है, CrOX3। ये OX जो है ना हमारे पास, ये वाला, ये है बाइवेलेंट, बाइवेलेंट नहीं, बाइडेंटेट लीगेंड। ये हमारे पास बाइडेंटेट लीगेंड है। तो और ये ना ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि बाइडेंटेट है तो यहाँ पे बताती हूँ मैं, OX3 था। बाइडेंटेट का मतलब 6 बॉन्ड बनेंगे, Cr के आसपास 6 बॉन्ड बनेंगे, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। और इसके जो है एनेंटियोमर पॉसिबल होते हैं, और ये कायरल कार्बन, जिसके एनेंटियोमर पॉसिबल है वो कायरल कार्बन होता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अब सेकंड देख लेते हैं, cis PtCl2En।
और जो EN होता है इथाइलीन डायएमीन, ये भी हमारा बाइडेंटेट होता है, ये भी हमारा बाइडेंटेट होता है। और इसकी जो सिस फॉर्म होती है ना, ये कुछ ऐसे होगा, PiCl और यहाँ 2 EN, सिंपल हम ऐसे बनाते हैं। अब इसकी जो सिस फॉर्म होती है ना, ये देखो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये कायरल, ये भी कायरल है, ये भी इसका आंसर नहीं है, हमें ए कायरल चाहिए, ये भी इसका आंसर नहीं है, हमें ए कायरल चाहिए। सिस RHCl2 NH3 4 पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसा बना सकते हैं, RH, इसमें पॉजिटिव बोला है, सिस पे Cl लगे हैं और NH 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 NH3 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 NH3, तो ये हमने बना दिया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें देखने को मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों साइड जो है आइडेंटिकल रिफ्लेक्शन देते हैं, इसलिए मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होती है, यानी कि मिरर इमेज इसमें सुपर इम्पोजिबल है, तो ये ए कायरल है, ये ए कायरल है, तो इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, CO stretching and choose the correct answer from the option। अब CO stretching बतानी है, इसमें CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बैक बॉन्डिंग पे। अब ये जो है ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। होता क्या है, जितनी ज़्यादा हमारी बैक बॉन्डिंग होती है, CO बॉन्ड जो है उतना ज़्यादा वीक होता है, यानी कि CO बॉन्ड जो है ये वीक होता है, और जो स्ट्रेचिंग होती है ना वो कम हो जाती है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं एक एक में लगा के, इसको लगा के देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है VCO6, तो जो वेनेडियम है, वेनेडियम के पास, तो रुको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CO से स्टार्ट करते हैं। तो CO तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे पाया जाता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी क्योंकि ये फ्री है। तो ये लास्ट में कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। अब Mn देखो, CO6 सबके पास है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा है Mn के पास, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मेटल, जो ये मेटल है ये कैसे दे पाएगा CO को इलेक्ट्रॉन, नहीं दे पाएगा, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कम है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कम है, यानी कि जो स्ट्रेंथनिंग होगी वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाएगी। तो थर्ड, ये जो सबसे कम है, बिल्कुल कम, सबसे कम यानी कि लास्ट पे आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास C यहीं पे ही आ चुका है। फिर भी अगर हम इनको देखें, क्रोमियम CO6 को देखें, तो ये ना क्रोमियम न्यूट्रल होता है, क्रोमियम जो होता है ये न्यूट्रल होता है, तो ये ज़्यादा शो नहीं करता, मॉडरेट ही शो करता है। और जो ये है वेनेडियम, वेनेडियम के पास क्रोमियम से ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और ये डोनेट कर लेता है। मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग यहीं पे ही होती है, मैक्सिमम बैक बॉन्डिंग यहीं पे ही होती है, तो इसका आंसर तो यही जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू। अब कलर मेनली जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके पाई ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से आता है।
तो इंट्रालीगेंट पाई ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। देखो फ्रिडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, फ्रिडल क्राफ्ट में हमारे पास AlCl3 लगता है, यहाँ पे कहीं AlCl3 है, नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो AlCl3 लगता है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का यहाँ पे 3 बोला है लेकिन गलत है, 1 का यहाँ 2 बोला है, गलत है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट में हमारे पास लगता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ER नहीं ET आना था, तो ये और सेकंड का फोर्थ है। सेकंड का फोर्थ कहाँ है, यहाँ सेकंड का सेकंड है, सेकंड का फोर्थ, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं मॉन्सेंटो कैटलिस्ट। जो मॉन्सेंटो कैटलिस्ट होता है ना, इसमें लगता है RH2CO2 नेगेटिव, ये लगता है इसमें। और वेकर्स प्रोसेस, इसमें पैलेडियम Cl4 2 नेगेटिव लगता है। हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास फर्स्ट ये आता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मर्करी कंटेनिंग स्पीशीज इज मोस्ट टॉक्सिक। तो मरकरी की मोस्ट टॉक्सिक स्पीशीज कौन सी होती है? जो ऑर्गेनिक मरकरी होता है ना, वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये याद रख लेना। जो ऑर्गेनिक मरकरी होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ऑर्गेनिक मरकरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। यहाँ पर मेटलिक है, ये आंसर नहीं है। Cl2 नहीं है, डी ही इसका आंसर है। यहाँ CH3 है, ये ऑर्गेनिक है। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये क्या है? ये फिनाइल एस्टर, ये फिनाइल एस्टर है हमारे पास। जब AlCl3 डालते हैं तो ये एक तो ऑर्थो पे बन रहा है, एक पैरा पे बन रहा है। पैरा एसाइल फिनोल बन रहा है, ऑर्थो एसाइल फिनोल बन रहा है, तो ये होती है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसका आंसर डी है। अब यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग diterpenoids would exhibit a lambda max at 278 नैनोमीटर। ये तो हमारे को एक एक करके निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट देखो यहाँ पे, फर्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला। तो पेरेंट वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर एटम है, हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड है, तो उसमें 214 नैनोमीटर होती है। अब देखो रिंग रेजिड्यूल देखते हैं, 1 2 3 4, 4 रिंग रेजिड्यूल है। 4 × 5 20 हो जाएगा। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी हमें दिख रहा है, ये वाला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 1 है, तो 5, इसका टोटल आएगा 239। हमको क्या पूछा है? 278, तो ये इसका आंसर नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, ये होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर के लिए पेरेंट वैल्यू 253 होती है। और रिंग रेजिड्यू देखते हैं, 1 2 3 1 4 1 2 3 4, 4 रिंग रेजिड्यू है। 4 × 5 हो जाएगा 20। और एक्सोसाइक्लिक 1 है इसमें, ये देखो ये वाला एक्सोसाइक्लिक है, एक एक्सोसाइक्लिक है इसमें, तो +5 5 6 7 8 7 278 नैनोमीटर। यहाँ पे भी हमारे से वही पूछा है, तो इसका आंसर है बी। थर्ड में तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, इसमें तो होगा ही नहीं। यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है लेकिन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है ये, तो 214 लगता है पेरेंट वैल्यू के लिए। और फिर देखते हैं हम रिंग रेजिड्यू, 1 2 3 4 5 रिंग रेजिड्यू है। 5 5 25, और एक इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए 5 लगता है, तो 244 आएगा इसका, तो ये भी आंसर नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? द आइसोमर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर by rotation of molecule around the single bond at room temperature are called। देखो, रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये क्या होते हैं? कन्फॉर्मर्स होते हैं। ये होते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। जैसे कि इथेन देख लो, CH3 इथेन। अब इसके हमारे पास एलिप्स्ड फॉर्म भी बनती है, स्टैगर्ड फॉर्म भी बनती है ना। और जो इसका सिंगल बॉन्ड है, जब रूम टेम्परेचर पे ये रोटेट कर लेता है, ये बॉन्ड रोटेट करता है, तो इसकी अलग अलग फॉर्म बनती है, जैसे कि एलिप्स्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो हम इनको बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कन्फॉर्मर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 37th में देखते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। द फर्स्ट synthetically created organometallic chemical is। तो ये तो याद ही रखो, डाई इथाइल जिंक है इसका। तो फ्रैंकलैंड रिएजेंट में ये आता है, जो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक केमिकल क्रिएट हुआ था वो है डाई इथाइल जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम फिर से आ गया। रिमर टिमर रिएक्शन, इसमें क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन, फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसमें कार्बोकेटाइन होता है। और होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है, इसमें क्या यूज़ होता है? आइसोसाइनाइड यूज़ होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बानाइन बनता है। तो इसका आंसर है रिमर टिमर का सेकंड, यहीं पे ही है। फर्स्ट का सेकंड इधर भी है, सेकंड का हो गया फोर्थ, सेकंड का ये, फर्स्ट इज द आंसर, ए इज द आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, काइटिन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है काइटिन का। विच इज प्रेजेंट इन द फंगल वॉल इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ। अच्छा, ये किसका पॉलीमर है वही बताना है इसका। तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, डीएक्टिवेट स्ट्रिंग नहीं, गलत है। डीस्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, डीस्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये क्या बोला है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिग्मा कॉम्प्लेक्स कार्बोकेटाइन स्टेबल करते हैं, यानी कि ये वाला होता है इसका, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है ये वाला। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज करते हैं, तो स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which reducing agent of the following can be used for the given transformation? अब हमने ये देखना है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड भी है यहाँ पे, इसको रिड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, कहीं डबल बॉन्ड रिड्यूस ना हो जाए। तो जो AlH4 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये COH को रिड्यूस तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उनको भी रिड्यूस कर लेगा। तो ये तो इसका आंसर है ही नहीं। B2HF THF की प्रेजेंस में यही इसका आंसर है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये रिड्यूस हो जाता है OH में, हाँ हो जाता है इससे, और एस्टर रिड्यूस कर सकता है ये, और लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कुछ स्पेशल कंडीशन में ही होता है, ये स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होता।
और H2 ये तो हाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है हमारा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसका आंसर इज़ बी। फॉर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी बताना है हमारे पास, और हमारे पास देखो सबसे पहले कॉमन हमारे पास क्या दिया है, देखो कॉमन NH NH2 NH2 NH2, ठीक है। तो बेसिसिटी अगर बताना है तो यहाँ पे देखो हमारे पास प्राइमरी अमीन यहाँ है, सेकेंडरी यहाँ है, यहाँ पे भी प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी और ये वाला प्राइमरी है। अब होगा क्या, फर्स्ट तो यही होगा, पहला तो यही बनेगा, ठीक है, ये है। अब जो सेकेंडरी अमीन होते हैं ना वो ज़्यादा बेसिक होते हैं, तो थर्ड आएगा फिर, तो इसका आंसर तो यही लग रहा है। उसके बाद एमाइड्स तो सबसे लास्ट में आते हैं, ये देखो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ CO भी है ना, इसके पास ऑलरेडी देखो बेसिसिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले, तो CO के पास तो ऑलरेडी, देखो CO तो नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं जाएगा, तो इसके पास ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन होता ही है, यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि C इसके वो ले लेगा, तो इसका आंसर यही जाएगा C। चूज द इनकरेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो फर्स्ट क्या बोला है, CHO OH नेगेटिव है, तो यहाँ पे अच्छा इन्होंने ये टिक लगाया था इस करके कि OH नेगेटिव, यहाँ से एक H ले लेगा और प्लस H2 कर लेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब हाइड्राइड शिफ्ट हुई है, यानी कि H शिफ्ट हुआ है, यहाँ C था, पर H शिफ्ट ऐसे तो होता ही नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का होता है, अगर ये ऐसा होता तो ये ठीक होता, यही गलत है। और गलत ही पूछा है ना, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक था हमारा, पर हाँ इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, एक H ले लेगा और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट बोल रहा है, यहाँ पे ये देखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा यहाँ है, ये अनस्टेबल में कैसे जाता है, ये गलत है, तो यही इसका आंसर है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ फ्री रेडिकल। इट इज़ ऑलवेज डायमैग्नेटिक, नहीं, हमेशा डायमैग्नेटिक नहीं होते, गलत। इट इज़ ऑलवेज डिसप्रपोर्शनेट टू सम एक्स, नहीं, ये भी गलत है। इट इज़ ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक्ट एज, गलत। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक, बिल्कुल, जो फ्री रेडिकल होते हैं वो होमोलिटिक क्लीवेज से ही बनते हैं, वो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज से ही बनते हैं, तो इसका आंसर है डी। फिर से, और choose the incorrect statement among the following. CH3CHO on reaction with HCN give racemic mixture, तो हाँ बिल्कुल ये racemic mixture देता है। Rachele salt will show optical isomer, ये optical isomer show करती है। साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाइईन, ये साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाइईन है, और दूसरा भी साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाइईन है, और एनेंटियोमर तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एनेंटियोमर नहीं होते हैं। अगर हम इसको 180 डिग्री घुमाएं ना, ये दोनों एक ही हैं, तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे से, तो कायरल कार्बन ही नहीं बनेगा, कायरल सेंटर ही नहीं बनेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। सभी कंपाउंड को देख लेते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पे ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन दी है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कार्बन की, सॉरी 1 2 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कार्बन की, तो मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, तो ये एरोमेटिक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड विद विया 6
membered transition state. तो द आंसर इज हॉफमैन रीएजेंट। यहाँ पे क्या होता है ना, हॉफमैन रीएजेंट में होती है हमारे पास 1,2 शिफ्टिंग होती है, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है आइसोसाइनेट, आइसोसीएन, ये वाला आइसोसाइनेट हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, आइसोसाइनेट हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। तो 5 मेंबर और 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है, यानी कि यहाँ पे 5 और 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हॉफमैन रीजन में कभी भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, तो इसका आंसर इज ए। Which one of the following name reaction is an example of atom economy reaction? तो देखते हैं, विटिंग रिएक्शन नहीं है, डिकमैन नहीं है, सुजुकी रिएक्शन भी है, डायल एल्डर सिंथेसिस है। यहाँ पे सारे के सारे एटम प्रोडक्ट में चले जाते हैं, डायल एल्डर। SeO2 साथ में दिया है, ये क्या करता है, ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाता है। तो हमें बस देखना है कहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो देखो यहाँ अल्फा, यहाँ तो है ही नहीं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यहाँ पे अल्फा बीटा है, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रही है, यहाँ पे इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड दिया है, जो कि नहीं, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एक ही बार करता है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड देगा, दो नहीं देगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा है, तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे अल्फा बीटा तो है, लेकिन साइड में भी डबल बॉन्ड लगा है, ये भी इसका आंसर नहीं है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिएक्शन क्या बोली है, यहाँ मीथेन है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 4 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और क्या बना है, 2 1 2 3 4 5। अब देखो ना, इसमें 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक हाइड्रोजन शिफ्ट हुई है, यानी कि जो यहाँ का हाइड्रोजन था, फर्स्ट का हाइड्रोजन था, ये इधर गया है, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हुई है, जिस वजह से इधर हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में हम इसके अगले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जितने हम कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।